ठीक है, शरीर की क्षमताओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। शरीर की क्षमताओं के बारे में हम स्ट्रेंथ की बात कर चुके हैं बहुत अच्छे से, और किस तरह से प्रश्न बन करके आ सकते हैं इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। आज की क्लास में जो हम आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंड्योरेंस के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहन शक्ति। तो टॉपिक रहेगा आज का एंड्योरेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है सहन शक्ति। और यदि इसे आप देखेंगे तो पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें से जब हम प्रश्नों को निकाल करके आते हैं तो एक, कम से कम एक, अधिक भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक प्रश्न जो है वो एबिलिटीज के बारे में पूछा गया, और उसमें चाहे वो स्ट्रेंथ पूछ ले या एंड्योरेंस पूछ ले या दूसरी जो एबिलिटीज हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सहन शक्ति की अगर हम बात करें तो जैसे नाम से पता चला है, सहन मतलब कि सहन करना, किसी चीज को हम लगातार सहन करते जा रहे हैं, उसकी शक्ति की ये बात कर रहा है। तो यहां क्या मिल रहा है हमको? यहां मिल रहा है हमको सहन। सहन का शाब्दिक अर्थ निकल जाएगा सहना, और शक्ति मतलब कि ताकत कह लीजिए, सामर्थ्य कह लीजिए, या सीधे सीधे तौर पर हम कह दें उसकी शक्ति। तो किसी चीज को सहने के लिए हमें जो शक्ति मिल रही है दैट इज सहन शक्ति, एंड्योरेंस। लेकिन किस चीज को सहन कर रहे हैं हम चूंकि खेलों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? खेलों की बात कर रहे हैं। तो जब खेलों की बात करें तो खेल खेल के या कोई फिजिकल एक्टिविटी करके, कोई शारीरिक गतिविधि करके हमें होगा क्या? हमें थकान पैदा होगी, फटीग पैदा होगी। तो इस थकान के बाद क्या होगा कि हमारा शरीर जो है कहेगा भैया इसके बाद में मैं और काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। लेकिन शरीर क्या कर रहा है? शरीर उस थकान को यदि सहने लगे कि नहीं मुझे तो काम करना है, और वो ये आपको एक शक्ति प्रदान करे कि चलो कोई बात नहीं, थकान हो रही है, काम करते रहना है, तो किसी प्रकार की थकान के बावजूद भी यदि खिलाड़ी या कोई व्यक्ति अपने काम को बनाए रख रहा है तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? उसे ही हम कह रहे हैं एंड्योरेंस या सहन शक्ति। तो बेसिकली यदि हम इसको फिजिकल एजुकेशन के संदर्भ में स्टेप बाय स्टेप समझे तो क्या होगा? हमने कोई शारीरिक गतिविधि की, उसके बाद में हमारे शरीर में थकान पैदा हुई, फिर हमारे शरीर में जो प्रतिरोध बन रहा है, जो बाहर से प्रतिरोध है, पेशियों का प्रतिरोध, पेशियां जो उस प्रतिरोध के पार पाने के लिए बल लगा रही है, जब हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो प्रतिरोध के विपरीत जो बल लगाने की क्षमता है वो शरीर में धीरे धीरे घट रही है। लेकिन ऊर्जा जो है, शरीर कुछ ऐसी कार्य प्रणाली तैयार करे कि ऊर्जा जो है पेशियों को लगातार मिलती रहे, तो क्या होगा कि थकान के बावजूद भी पेशियां जो है काम कर पाने में अपने आप को सक्षम बना रही है। इसे ही हम एंड्योरेंस या सहन शक्ति कह रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बस हमको प्राप्त हो जाती है, ये लंबे समय के बाद में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के द्वारा हम इस क्षमता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यदि हम इस संदर्भ में जो एंड्योरेंस है, जो सहन शक्ति है, उसकी विशिष्ट परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? जैसे जैसे हम यहाँ बताते जा रहे हैं अपने नोट्स जरूर बनाते रहना, कि ध्यान रखना, क्योंकि नोट्स यदि समय पर नहीं बनाए तो चीजें जो है वो बढ़ती जाती है, आपके पास में बहुत ज्यादा काम इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि हमको फिर रिवाइज भी करना है, रिवीजन भी होगा। यदि हम परिभाषा देखें तो किसी व्यक्ति या खिलाड़ी के लिए सहन शक्ति वह क्षमता है जो उसे किसी गतिविधि में थकान के बावजूद भी
कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए मदद करती है। अब ये मदद तो कर रही है, लेकिन किस प्रकार की मदद हो सकती है? भाई मदद जो है वो इस प्रकार की हो सकती है कि हमारे जो हृदय संवहनी तंत्र है वो पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति जो है वो पेशियों को देता रहे। किस प्रकार की मदद और हो सकती है कि हमारे जो लंग्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो हमारे मांसपेशियों तक पहुंचाती रहे। ठीक बात है। और मदद क्या हो सकती है कि हमारे वो हार्मोन जो कि खेल गतिविधियों में, या हम कहें कि जब हमारा शरीर फिजिकल स्ट्रेस में आता है, दौड़ना है, भागना है, ऊर्जा चाहिए, तो जो हार्मोन इस प्रकार से ग्लूकोज के लेवल को बराबर बनाए रखें, तो वो इसमें मदद कर रहे हैं। हमारा जो उपापचय तंत्र है जो ऊर्जा को उपलब्ध कराता है, वो क्योंकि सब कुछ होने के लिए तो ऊर्जा ही चाहिए, तो वो जो उपापचय तंत्र है वो इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो ये सब मिलकर के मदद कर रहे हैं। मदद किस किस सेंस में कि जो पेशियां लगातार काम कर रही है उनका काम जो है वो रुके नहीं, वो अपना काम जो है बराबर करते रहे। उनको उनको ईंधन चाहिए ग्लूकोज के रूप में, पहुंचाओ। उनको रक्त चाहिए अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए, पहुंचाओ। उनको ऑक्सीजन चाहिए ताकि ऊर्जा की उपलब्धि, ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सके, पहुंचाओ। तो सारा का सारा काम जो है इसी संदर्भ में हो रहा है कि ऊर्जा की मात्रा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देनी है। यदि इसमें हम बात करें कि क्या होता है इसमें, अब ये जो एंडुरेंस है, जो सहन शक्ति है, तो सहन शक्ति के लिए कौन कौन से तंत्र काम कर रहे हैं? सहन शक्ति किसी खेल या गतिविधि में बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए शरीर के विभिन्न तंत्र जैसे हृदय संवहनी तंत्र, ठीक है ना। अब इसके अलावा दूसरे तंत्र ये देखें तो हृदय संवहनी तंत्र तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा श्वसन तंत्र, उपापचय, अंतः स्त्रावी। अब अंतः स्त्रावी की बात की है तो लिखना होगा यहां पर हार्मोन की बात कर रहे हैं बेसिकली हम, वो हार्मोन जो कि ऊर्जा को उत्पन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अंतः स्त्रावी तंत्र और मांस पेशी तंत्र में जैव रासायनिक, इस जैव रासायनिक को हम बोलेंगे बायोकेमिकल। जब हम बात करते हैं ना कि कोई क्रेब्स चक्र चल रहा है, कोई ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, एटीपी का उत्पादन हो रहा है, तो ये सब कुछ जैव रसायन के अंतर्गत होता है, मतलब कि बायोकेमिकल। जैव क्या? जैव मतलब जीव, जीव मतलब हम, और रसायन क्या? केमिकल्स। तो हमारे जीवों के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, जो रासायनिक क्रियाएं हो रही है, उसको हम जैव रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत देखते हैं। तो वहीं पर आ जाएगा कि सहन शक्ति किसी खेल या गतिविधि में बनाए रखने के लिए शरीर के विभिन्न तंत्र जैसे हृदय संवहनी तंत्र, श्वसन तंत्र, उपापचय, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र मतलब जो कि हार्मोन प्रोवाइड करा रहे हैं हमें, और मांसपेशी तंत्र में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब ये जैव रासायनिक परिवर्तन ऐसे तो नहीं है कि अचानक से हो जाएंगे।
एंडुरेंस हमको अचानक प्राप्त नहीं होती है, एंडुरेंस हमको समय के साथ में प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त होती है। पूरे ये जो भी तंत्र यहां पर दिखाई दिए हैं, लिख रखे हैं, इनमें कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं लंबे समय के बाद में कि ये हमें सहन शक्ति प्रदान कर पाने में सक्षम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हृदय संबंधी तंत्र की, अगर हम बात करें तो भैया हृदय संबंधी तंत्र क्या करेगा कि हृदय जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त जो है पहुंचा पाने में सक्षम है, प्लस लंबे समय तक रक्त पहुंचा रहा है। भाई हृदय भी तो पेशीय संरचना है ना, हृदय की पेशियों में भी तो थकान होती है। कई बार आपने सुना होगा कि दौड़ लिए और उसके बाद में हार्ट अटैक आ गया, तो क्यों आ गया? क्योंकि हृदय की मांसपेशियां तैयार नहीं थी उस काम के लिए, उनमें सहन शक्ति नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी कि वो लंबे समय तक आपको रक्त को प्रदान कर पाए। तो हृदय संवहनी तंत्र जो है इसमें तैयार होता है। संवहनी का मतलब धमनियां, शिराएं। तो जब हम धमनियों शिराओं की बात करते हैं वहां पर भी तो अमाउंट ऑफ ब्लड बढ़ जाता है क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है। श्वसन तंत्र की हम बात करें तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के द्वारा पहुंचाई जाएगी। तो श्वसन तंत्र और हृदय संवहनी तंत्र दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तब हमारी पेशियों तक पर्याप्त मात्रा में रक्त, पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन पहुंच पा रहे हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वहां से निकल करके आ रही है, या किसी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि लैक्टिक अम्ल यदि बन रहा है तो उसका भी रिमूवल, उसको भी वहां से मांसपेशियों से हटाया जाता है। उपापचय की बात करें तो भैया उपापचय क्या है? उपापचय जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मेटाबॉलिज्म जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑब्वियस बात है जब तक आपकी उपापचय, आपके अणु जब टूटेंगे तभी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो उपापचय का बहुत महत्वपूर्ण काम है। अंतःस्रावी हार्मोन की बात करें तो ग्लूकागोन जो कि पैनक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, शरीर जब लंबे समय के अनुभवों में जा रहा है, गतिविधि में जा रहा है, तो लगातार ग्लूकोज की मात्रा बनी रहे। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की तो हम बात कर नहीं रहे फिलहाल, हम लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो यहाँ अंतःस्रावी तंत्र महत्वपूर्ण रूप से काम करेगा। एड्रिनलिन हार्मोन वो हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा को बनाए रख रहा है, मांसपेशियों को लगातार काम करने के लिए बात कर रहा है। कॉर्टिसोल इसमें आ जाता है, तो इसका रोल आ गया अंतःस्रावी तंत्र में। और मांसपेशी तो भाई गतिविधि में तो मांसपेशियां खुद ही डायरेक्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर इन्वॉल्व है। तो मांसपेशी आपने देखा होगा वहां पर मस्कुलर एंड्योरेंस, मांसपेशी सहन शक्ति, ये विशेष तौर से हमारे जो एबिलिटी है उसमें काउंट होता है। तो ये सारे तंत्र जो है इसमें काम कर रहे हैं, इनमें लंबे समय तक प्रशिक्षण के बाद में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब ये जैव रासायनिक परिवर्तन कर क्या रहे हैं? कुल मिलाकर के यदि हम बात करें, कुल मिलाकर के इसकी अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि शरीर को थकान के समय भी लगातार ऊर्जा उपलब्ध कराना और शारीरिक गतिविधियां चालू रखना। अब ये महत्वपूर्ण बात एक आ जाती है कि भाई ये तो सब कुछ क्या हो रहा है? फिजिकल हो रहा है, फिजियोलॉजिकल हो रहा है। फिजिकल कैसे? हाथ पैर चल रहे हैं। फिजियोलॉजिकल अंदर कुछ बायोकेमिकल परिवर्तन आ रहे हैं, अंदर मांसपेशियां काम कर रही है, हृदय काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, फिजियोलॉजिकल हो गया शरीर कार्य की। लेकिन सहन शक्ति केवल फिजिकल या फिजियोलॉजिकल ही नहीं है, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर या साइकोलॉजी भी शामिल होते हैं, मनोविज्ञान भी शामिल है। यदि हमारा दिमाग जो है थकान को महसूस कर ले और थकान को महसूस करने के बाद में कह दे नहीं भैया अब नहीं हो सकता, हो गया जितना होना था, अब नहीं खेलना, तो इसका मतलब क्या होगा कि शरीर जो है वो काम करना धीरे धीरे बंद करेगा। आप मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने आप को ऐसा पाओगे कि और ज्यादा मैं दौड़ नहीं सकता, और ज्यादा मैं इस खेल में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो फिजियोलॉजिकल तो हमने सारी बातें कर ही ली, लेकिन साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है क्या हो जाएगी, ये मैं नोट के तौर पर लिख दे रहा हूं यहां पर, नोट, सहन शक्ति न केवल शरीर कार्यकी पर
निर्भर करती है, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित होती है। अब मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होती है, तो इस मनोवैज्ञानिक कारक को हम क्या नाम देंगे? इच्छा शक्ति। कि हमको आगे वो काम कर पाने में अपनी इच्छा शक्ति भी है कि नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसको खिलाड़ी की इच्छा शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। अब चूंकि हम इसके जो बात करें शरीर कार्य की, तो शरीर कार्य की तो हमने बात कर ली कि तो ऊर्जा उत्पादन का काम कर रहा है। ऊर्जा उत्पादन होगी, रक्त पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी, मांसपेशियां काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दिमाग ही कह दे कि नहीं छोड़ो रे सारी बात, अपने को तो आराम करना है, कौन इतना लोड ले, तो जो इच्छा शक्ति है, मनोवैज्ञानिक फैक्टर है, वो भी इसमें बराबर रूप से कार्य करता है। ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें अलग अलग खेलों में, अगर हम बात करें तो अलग अलग खेलों में हमको अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार की सहन शक्ति दिखाई देती है। सहन शक्ति के कैसे प्रकार होते हैं, कैसे फॉर्म्स होते हैं, उनके तो हम अभी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अलग अलग खेलों में शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देख लें, कभी सीधा सीधा क्वेश्चन किसी गेम से ही बन करके आ सकता है। तो उसको यदि हम देखें, देखिएगा, अगर हम खेलों के रूप में अगर हम बात करें तो स्प्रिंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्प्रिंट में बेसिकली क्या होगा? स्प्रिंट में अधिकतम रफ्तार चाहिए होती है, मैक्सिमम स्पीड चाहिए होती है। यदि हम बात करें किसकी? मध्यम दूरी की, कोई ऐसा खेल है जिसमें मध्यम दूरी तय करनी है, तो इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली मुख्य रूप से जो खिलाड़ी है वो एन एरोबिक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करता है। इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए एन एरोबिक प्रकार की ऊर्जा। यदि हम इसी को ही कह दें लंबी दूरी के खेल, तो जो लंबी दूरी के खेल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें खिलाड़ी मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा को काम में लेता है? एरोबिक प्रकार की ऊर्जा को। आगे अगर हम देखें कोई खेल जैसे कि कुश्ती है, जूडो है, ठीक है, मुक्केबाजी है, इस प्रकार के यदि खेल हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि खिलाड़ी को परिवर्तनशील, बार बार अपनी गति, परिवर्तनशील गति और अपनी जो लय है उसको भी बदलना होता है। परिवर्तनशील लय, लय को हम क्या कहेंगे? पेस। गति स्पीड के तौर पर दिखाई दे रही है, तो गति भी लगातार बदलनी है, पेस भी लगातार बदलना है। तो वहां पर कुश्ती, जूडो, मुक्केबाजी ऐसे गेम है। कुछ गेम जैसे कि हम बात करते हैं शूटिंग, आर्चरी या जिम्नास्टिक, यहां पर अगर हम बात करें तो किस प्रकार का एंडुरेंस, किस प्रकार की गतिविधियां यहां शामिल होती है? तो देखें तो इसमें स्थिरता अधिक चाहिए, स्थिरता चाहिए होती है। जो शूटिंग है, आर्चरी है, यदि आप स्थिरता के साथ में अपना निशान लगाएंगे तो संभव है कि लग जाएगा। तो आपकी मांसपेशियां लगातार एक ही स्थिति में बनी रही है वहां पे। और यदि जिम्नास्टिक की बात करें तो वहां पर निरंतर प्रयास चाहिए होते हैं। तो यहां पर तो स्थिरता चाहिए, यहां पर निरंतर चाहिए, और दोनों में क्या कह रहे हैं? निरंतर या स्थिरता वाले प्रयास
जो है वो करने होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के स्प्रिंट में हमको अधिकतम रफ्तार चाहिए, तो अधिकतम रफ्तार अगर चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप में थकान जो है बहुत तेजी से बनेगी, बहुत तेजी से। यहां पर हम देखें मध्यम दूरी एनारोबिक ऊर्जा चाहिए, तो क्या होगा कि आपके शरीर में एनारोबिक ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। लैक्टिक अम्ल को सहन करने के लिए हमारी मांसपेशियों में, हमारे शरीर में क्षमता होनी चाहिए, तो सहन शक्ति जो है वहां पर चेंज हो जाती है। लंबी दूरी का खेल अगर कहें तो एरोबिक ऊर्जा चाहिए, तो लैक्टिक अम्ल तो उत्पन्न होगा ही होगा, उससे तो हमें पार पाना ही है। साथ ही साथ लंबे समय तक हमको वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि लंबी दूरी के खेल एरोबिक ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं, तो भैया एरोबिक ऊर्जा से अगर आपको ऊर्जा एटीपी बनाने हैं तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, रक्त चाहिए। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, श्वसन तंत्र दोनों बराबर इसमें काम कर रहे हैं। कुश्ती जुड़ो मुख्य वजह से परिवर्तनशील गति, परिवर्तनशील लय यहां पर आ रहा है, तो जो स्पीड है, स्पीड एंड्योरेंस, उसका यहां पर मुख्य रोल हो जाता है। साथ साथ हम आगे बात करेंगे तो बेसिक एंड्योरेंस का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल हो जाता है, जो कि धीरे 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 आपके शरीर में डेवलप होती है। शूटिंग, आर्चरी, जिम्नास्टिक, स्थिरता यहां चाहिए, निरंतरता यहां चाहिए, तो दोनों के दोनों प्रयास हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि तो खेलों के आधार पर मैं बात करें, लेकिन विशेष तौर से यदि हम इसको एक चार्ट के रूप में देखें कि जो एंड्योरेंस है एंड्योरेंस को हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, तो समझिएगा उसको। यदि हम देखें फॉर्म्स ऑफ एंड्योरेंस, मतलब सहनशीलता के प्रकार। अब ये ध्यान रखना, अभी हमने बहुत विशेष तौर से इसको किसी आधार पर नहीं बांट रहे, हम जो एक मोटे तौर पर देखते हैं कि सहनशीलता जो है, एंड्योरेंस जो है वो चार प्रकारों में हम देखते हैं। चार प्रकारों की अगर हम बात करें तो पहला प्रकार इसमें आता है बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस का अर्थ हो गया यहां मूल या आधारभूत। दूसरा इसमें प्रकार आ जाता है फिर स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस का मतलब गति सहनशीलता। ठीक है, इसमें मतलब कि गति के संदर्भ में जो सहनशीलता हमारे शरीर में होनी चाहिए उसकी बात करें, किसी गति को प्राप्त करने के लिए। तीसरा आ जाता है फिर इसमें स्प्रिंट। स्प्रिंट एंड्योरेंस, और चौथा जो नाम है वो आ जाता है इसमें फिर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को हिंदी में कहा जाता है शक्ति सहन शक्ति। शक्ति सहन शक्ति। अब सभी को यदि हम देखें तो इसमें सबसे सामान्य, तो जैसे नाम से दिखाई दे रहा ना बेसिक एंड्योरेंस, जैसे नाम बेसिक दिखा रहा है वैसा ही इसका काम भी है। किसी बेसिक एंड्योरेंस या मूल या आधारभूत सहन शक्ति की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये तो हर इंसान में होनी ही चाहिए। खिलाड़ियों में तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन हर इंसान में भी इसको देखा जाना चाहिए, होनी चाहिए। अगर हम कहें कि आप 2 मंजिल या 3 मंजिल पर रहते हैं और आपके वहां लिफ्ट नहीं है और आप सीढ़ियां चढ़ करके भी जा रहे हो और पता चले आप में थकान पैदा हो गई है, ठीक है ना, अगर ये यही 4 या 5 मंजिल होती तो मामला बिल्कुल ही खराब हो चुका होता। तो ये इतनी सहन शक्ति तो हमें होनी चाहिए। तो ये सहन शक्ति कैसे बने? खिलाड़ियों के लिए जरूरी है। खिलाड़ी जब ट्रेनिंग में जा रहा है तो पहले उसके बेसिक एंड्योरेंस लेवल को बरकरार रखा जाता है, उसको बेसिक एंड्योरेंस प्राप्त होने के बाद में फिर वो आगे के एंड्योरेंस में भाग लेता है। तो यहां पर अगर हम बात करें मूल या आधारभूत सहनशीलता, हम इसको कह रहे हैं, है क्या चीज ये, इसको समझते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ये शरीर की बड़ी
क्या कहते हैं, शरीर की मांसपेशियों के बड़े समूह में इसका विकास किया जाता है। या ये कहें सिंपल भाषा में कि शरीर में जितनी भी मसल्स है, हाथों में है, पैरों में है, कमर में है, अपर बैक में है, चेस्ट में है, ठीक है ना, इवन गर्दन में, तो हम इन सब मांसपेशियों को कुछ कुछ मात्रा में ऐसी गतिविधियां कराएं कि इनमें एंड्योरेंस जो है वो पैदा हो। ठीक है ना, हम स्पेसिफिक या जनरल एंड्योरेंस की बात करें, हम तो बहुत बेसिक की बात करें कि सामान्य तौर पर भी अगर काम करें तो इनमें किसी प्रकार की थकान ना हो, थकान हो तो भी ये अपने काम को बरकरार रखे। हम दो मंजिल सीढ़ी चढ़ करके ना थके, हम 5 भी चढ़ जाएं तो भी लगे हाँ 6ठी और 7वीं आराम से चढ़ सकते हैं। हम मैदान में यदि खेल रहे हैं तो हम अगर 15 मिनट खेल पाए तो हाँ ठीक है, आधा घंटा खेल सकते हैं, बिल्कुल आधे घंटे से ज्यादा भी खेल सकते हैं। तो ये लगभग लगभग आधे घंटे तक के काम करने के लिए, सुबह काम करने के लिए हमको ऊर्जा प्रदान करने का एक माध्यम बताती है। तो शरीर की मांसपेशियों के बड़े समूह में इसका विकास किया जाता है। यही कहते हैं कि शरीर की बड़ी जो मांसपेशियों का बड़ा समूह है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, इसमें तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी इसमें जो है वो मध्यम प्रकार की होती है। लो से लेकर के, कम से लेकर के मध्यम प्रकार की हो सकती है। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। तीव्रता का मतलब यहां पर हम क्या हो जाएगा कि हमको किस प्रकार की गतिविधियां करनी चाहिए बेसिक एंड्योरेंस के लिए। तो बेसिक एंड्योरेंस के लिए हमको कैसी गतिविधियां चाहिए, हमको ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जो कि एरोबिक्स हो, जिसमें कि हम थोड़ी सी सांस, हृदय की गति को बढ़ा सके, श्वसन गति को बढ़ा सके। अब यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, हम रनिंग कर सकते हैं, हम जॉगिंग इसमें शामिल कर सकते हैं, हम इसमें स्विमिंग को भी शामिल कर सकते हैं, और ये आमतौर पर हम ऐसा देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड एंड्योरेंस, जिसको हमने नाम दिया है गति सहनशीलता। अब ये ध्यान रखना, यहां पर कई बार हम यहां कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये भी स्पीड एंड्योरेंस है, ये स्प्रिंट लिखा है, तो स्प्रिंट में तो गति होती है, उसमें तो भागना ही है। तो भैया ध्यान रखना, स्पीड एंड्योरेंस और स्प्रिंट में तो आपके पास में जो जो लोड है, जो ड्यूरेशन है, जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, अगर पर्टिकुलर हम वॉल्यूम की बात करें कितने समय के लिए, तो यहां पर समय जो है वो कम से कम हो गया, और यहां पर अगर हम समय की बात करें तो समय मध्यम से लेकर के लंबे समय तक की हो सकती है। तो स्प्रिंट और स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां नजर आ जाएगा। उम्मीद है मेरी बात को आप ये समझ गए होंगे। जब हम स्पीड एंड्योरेंस की बात करते हैं तो स्पीड एंड्योरेंस में जो इंटेंसिटी होती है, इनमें प्रश्न यहीं से ही बन करके आ सकता है कि स्पीड एंड्योरेंस में जो इंटेंसिटी है किस प्रकार की होती है। तो इसमें इंटेंसिटी होती है सब मैक्सिमल, सब मैक्सिमल, ठीक है ना। अब ये सब मैक्सिमल क्या है, सब मैक्सिमल को हिंदी में हम कहते हैं उप अधिकतम, मतलब कि ये बहुत ज्यादा अधिक नहीं है और मध्य भी नहीं है, ये मध्य से ज्यादा के बीच में कहीं पर आती है। तो अगर मैं इसको कह दूं तो उप अधिकतम हम इसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं। और यदि हम इसमें देखें तो किस प्रकार की आ सकती है, इसमें एन एरोबिक, एन एरोबिक प्रकार की यहां पर एक्टिविटी को हम शामिल करते हैं। फिर हम चलते हैं स्प्रिंट की ओर। तो चूंकि हमने कहा है स्प्रिंट कम से कम ड्यूरेशन, अधिकतम तीव्रता, आपको 50 मीटर 100 मीटर यहां पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या है, एक कम से कम समय में आपको 50 मीटर 100 मीटर क्रॉस कर जाना है। तो क्या होगा इसमें इंटेंसिटी, इसमें यदि हम इंटेंसिटी की बात करें तो इसमें इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगी अधिकतम। जितना अधिकतम इंटेंसिटी जो खिलाड़ी तय करेगा, जो खिलाड़ी
तीव्रता बनाएगा अपने शरीर में, वो उतनी तेजी से निकल करके फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। अब यहाँ पर हम ये कह नहीं सकते कितनी तीव्रता, भैया जितनी अधिक कर सको कर लो, बढ़िया, आपको गोल्ड मिल जाएगा। स्ट्रेंथ एंडोरेंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ एंडोरेंस में जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर मध्यम प्रकार की होती है, मध्यम, ठीक है। और जो समय है, समय की यदि हम बात करें तो समय जितना अधिक देर तक गतिविधि बनाए रखें, तो जितनी अधिक देर तक हम गतिविधि को बनाए रख सकते हैं, मध्यम प्रकार की गतिविधि की बात हो रही है, वो हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के संदर्भ में बात करें। विशेष तौर से यदि हम यहां पर बात करें विशेष तौर से, तो यहां हम पेशियों के संदर्भ में बात करते हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ तो वहीं दिखाई देगी। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पर्टिकुलरली हम मसल्स की स्ट्रेंथ, और मसल्स की स्ट्रेंथ लगातार लंबे समय तक बनी रहे, उसकी यहां पर बात कर रहे हैं। अब हम चलते अपने अगले प्रकार की ओर। अब हम यहां पर प्रकारों को है बहुत स्पेसिफिकली बांट दिया है। पहला जो इसमें प्रकार है यदि देखें तो यह आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, किस प्रकार की गतिविधि हो रही है, गतिविधि के आधार पर, ठीक है। अब गतिविधि के आधार पर यदि हम बात करें तो ये तीन प्रकार की दिखाई देती है। पहला आ जाएगा इसमें बेसिक, दूसरा इसमें आ जाता है जनरल, और तीसरा इसमें हम रखते हैं फिर स्पेसिफिक। बेसिक की अगर बात करें तो वही मूल या आधारभूत। अब मूल या आधारभूत की यदि हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली हम बात करें कि लंबे समय तक, लंबे समय तक पेशियों के बड़े समूहों को काम में लाना, ठीक है। इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी जो है इसमें कम रखी जाती है, कम या लो। जब हम इसमें वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि वॉल्यूम जब भी हम बात करें, हम समय की बात करें तो समय जो है वो 30 मिनट या 30 मिनट से अधिक, ठीक है। और यदि हम मूवमेंट की बात करें, किस प्रकार की गतिविधि इसमें होनी चाहिए, किस प्रकार की गतिविधि की अगर हम बात करें तो गतिविधि इसमें मेनली शामिल होती है धीमी और लगातार, ठीक है। अब धीमी और लगातार में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उदाहरण है वो हो जाएगा वॉकिंग, रनिंग और जॉगिंग, जैसे कि हम पहले भी इसमें बेसिक में ही बात कर चुके हैं। दूसरे अगर हम बात करें जनरल, सामान्य, इसको हम नाम दे रहे हैं सामान्य। तो सामान्य कब कर रहे हैं कि जब हम लंबे समय तक कम तीव्रता की गतिविधियों को चालू रखें, तो क्या हो जाएगा इसमें, लंबे समय तक कम और अधिक तीव्रता के
साथ काम करना। वही तीन बात कि यहां पे भी करेंगे हम, कि अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, तीव्रता की बात करें, यदि हम वॉल्यूम की बात करें, यदि हम मूवमेंट की बात करें कि किस प्रकार के मूवमेंट इसमें दिखाई देते हैं, तो या इन तीनों की यदि हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना कि जनरल प्रकार में जो इंटेंसिटी है वो कम और अधिक रखी जाती है। वॉल्यूम की बात करें, समय की बात करें, तो समय जो है इसमें 30 मिनट से अधिक। और अगर हम मूवमेंट की बात करें कि किस प्रकार की गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाता है, तो इसमें धीमी, तेज और लगातार। भाई हम ऊपर कहा है कम और अधिक तीव्रता है, तो कम का मतलब धीमी गतिविधियां हो गई तीव्रता, अधिक का मतलब तेज गतिविधियां हो गई लगातार, लेकिन कंटिन्यूअस रखने, क्योंकि कंटिन्यूअस रखने पर ही एंड्योरेंस सहन शक्ति या सहनशीलता पैदा होगी। ठीक है, अगर हम इसमें वो गतिविधियां देंगे कि किस प्रकार की गतिविधियों को हम यहां पर शामिल कर सकते हैं, तो सामान्य प्रकार की खेल गतिविधियां। ध्यान रखना यहां पर तो हमने खेल गतिविधियां रखी नहीं है, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो कि हम नॉर्मली डेली करते हैं, किसी सामान्य आदमी के लिए भी ये काम करेगी, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो खेल गतिविधियां हैं, लेकिन खेल गतिविधियों में ऐसी खेल गतिविधि जो कि सामान्य प्रकार की है, बहुत स्पेसिफिक खेल गतिविधियां जो कि कौशल निर्माण में काम आ रही है, उनको यहां पर शामिल नहीं करें। लेकिन उनको कहां शामिल करेंगे, उनको करेंगे हम स्पेसिफिक प्रकार में। तो अब यहां पर अगर देंगे तो स्पेसिफिक प्रकार की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट, हिंदी में से कहेंगे विशिष्ट। अब विशिष्ट किसके लिए, कि खिलाड़ी जो खेल खेल रहा है उस खेल के लिए ही वो विशिष्ट हो जाएंगी। फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल में जो विशिष्ट प्रकार की गतिविधियां होती है, हॉकी है तो हॉकी में जिस प्रकार की विशिष्ट गतिविधियां, जूडो है तो जूडो के लिए हो जाएगी, आर्चरी है आर्चरी के लिए हो जाएगी। तो यहां पर स्पेसिफिक क्या हो जाएगा कि खेल आधारित विशिष्ट, ठीक है, जो थकान के बावजूद खिलाड़ी को काम करने में मदद करे। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि भैया उसकी इंटेंसिटी, वॉल्यूम, मूवमेंट क्या होगा, तो इंटेंसिटी जो है उसकी इंटेंसिटी, वॉल्यूम और मूवमेंट, इन तीन की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक के लिए इंटेंसिटी क्या है, वही इंटेंसिटी होगी जिस प्रकार के खेल में वो शामिल है। अब हम अगर ये कहें कि साहब वो एथलेटिक्स में है, वो क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, वॉलीबॉल में है, बास्केटबॉल में है, तो अलग अलग खेलों में उसकी इंटेंसिटी तो अलग अलग हो सकती है ना। इसी आधार पर अगर हम बात करें तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी उस जिस खेल के लिए वो अपने इस स्पेसिफिक एंड्योरेंस को पैदा करा है, तो संभव पूरी पूरी संभावना है कि वो अलग हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहां पर अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में हम जरूर इसमें रखेंगे कि स्लो, फास्ट और कंटिन्यूस, मतलब कि धीमा, तीव्र और लगातार। जैसे कि यहां पर लिखा है धीमा, तीव्र और लगातार, वही यहां पर भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी, यदि हम इंटेंसिटी और वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाएगा खेल पर आधारित। और यदि इसका हम एग्जाम्पल भी ले तो भैया एग्जाम्पल भी हर खेल के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे जो हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अब इसी में ही आगे चल करके हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी।
ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अभी तो हमने बात की केवल एक्टिविटी के नेचर की, कि किस प्रकार की एक्टिविटी है, सामान्य है, जनरल है या स्पेसिफिक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो एक्टिविटी में कितना समय लग रहा है, उस समय के आधार पर अगर हम देखें तो हिंदी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी हो जाएगी कि गतिविधि में लगने वाले समय के आधार पर। अब यहां पर अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हम इसको 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार जो है इसमें आ जाएगा स्पीड एंड्योरेंस। ध्यान रखना ये आपको पहले जो हमने लिखा था वहां पर भी दिखाई देगा, इसलिए हमने कहा था वहां पर तो फॉर्म्स है कि 4 प्रकार के फॉर्म्स, 4 प्रकारों में हम इसको देख सकते हैं। लेकिन जब हम इसके ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी आते हैं, किस प्रकार की प्रकृति है खेल की और किस प्रकार की खेल की अवधि है, तो दोनों ही प्रकारों में वो जो 4 फॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं हमको दिखाई देते हैं, इसलिए उसमें यहां कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा यदि हम बात करें स्पीड एंड्योरेंस हो जाएगी, फिर आ जाएगा इसमें शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस। उसके बाद में आ जाएगा यहां पर मीडियम टाइम एंड्योरेंस और उसके बाद में आ जाएगा यहां पर लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस। समझ सी बात है, यहां पर हम स्पीड की बात करें, यहां पर रफ्तार हो गई, रफ्तार सहनशीलता, यहां पर कम समय हो गया, ये मध्यम समय के लिए हो गया और ये हो गया लंबे समय के लिए। तुम चारों की अगर हम बात करें तो देखिएगा इसमें जब हम स्पीड एंड्योरेंस की बात करते हैं तो स्पीड एंड्योरेंस मेनली यदि हम इसकी इंटेंसिटी की बात करें, हम चार ही प्रकारों में इसको बांटेंगे। 4 प्रकारों में बांटा है, 4 प्रकारों को हम 3 उप विभाग बनाएंगे इसके। पहला इंटेंसिटी क्या रहती है, दूसरा वॉल्यूम क्या रहता है और तीसरा मूवमेंट किस प्रकार का इसमें होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी देखिएगा इंटेंसिटी या तीव्रता इसमें क्या रहती है, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम या मात्रा की और तीसरी हम इसमें बात करेंगे मूवमेंट या गतिविधि की। तो स्पीड एंड्योरेंस में इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम अधिकतम, पहले बताया था। कम से कम समय में अधिक से अधिक तेज भागना है ताकि आपको अपनी इवेंट पूरी की जा सके। वॉल्यूम मात्रा क्या है भैया, मात्रा अगर मोटे तौर पर हम समय की अगर हम बात करें तो ये हो जाती है 40 से 45 सेकंड। ये स्पीड एंड्योरेंस प्राप्त करने का जो समय है कि जो हमको ट्रेनिंग लेनी है, जिस ट्रेनिंग में हमको भाग लेना, वहां पे 40 से 45 सेकंड में हमको 40 से 45 सेकंड तक हमको अपनी अधिक से अधिक स्पीड को बना करके रखना है। ये प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद में शरीर में स्पीड एंड्योरेंस जो है वो डेवलप होगी, उसका उपयोग हम किसी दूसरे इवेंट में, किसी भी इवेंट में कर सकते हैं। मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मूवमेंट देखिएगा तीव्र गतिविधियां इसमें चाहिए। तीव्र गतिविधियों के साथ में यदि हम बात करें तो इसमें विस्फोटक प्रकार की चाहिए, एक्सप्लोजिव जिसको हम नाम देते हैं।
ठीक है, और कंटिन्यूअस चाहिए, कंटिन्यूअस लगातार चलनी चाहिए। शॉर्ट टाइम की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टाइम में देखिएगा यहां पर इसी के सामने ही लिखूंगा मैं, ताकि किसी प्रकार का जो कंपैरिजन है, तुलनात्मक अध्ययन है, वो यहीं पर ही आपका हो जाए। जब हम शॉर्ट टाइम एंडोरेंस, जो कम समय के लिए गतिविधियां हैं, वहां पर अगर देखें तो इंटेंसिटी इसकी कैसे हो जाएगी, इंटेंसिटी इसकी हो जाएगी अधिकतम, वही जो यहां पर दिखाई देती है। सेम ही है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें अगर हम, तो वॉल्यूम यहां पर चलता है 45 मिनट, 45 सेकंड से 2 मिनट के लिए। यहां 45 सेकंड था अधिकतम, यहां पर 45 से 2 मिनट होगा। और यदि हम गतिविधियों की बात करें तो गतिविधियां जो है वो तीव्र होगी, विस्फोटक प्रकार की होगी, साथ ही साथ लगातार भी रखनी होगी। देखिए ये तो ध्यान कीजिएगा, आगे हम और चर्चा करेंगे इसकी, कि एंडोरेंस सहन शक्ति, सहनशीलता तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक क्या उसको लगातार ना रखें। भाई जब लगातार रखो तभी तो शरीर में थकान पैदा होगी, जब लगातार रखो तभी तो शरीर थकान के प्रतिरोध में भी अपने आप को गतिविधि में शामिल रखेगा। तो लगातार वाला शब्द तो आपको सहन शक्ति, सहनशीलता के साथ में रखना ही रखना होगा, ठीक है। तो यहां पर ही हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीडियम टाइप की, तो मीडियम में जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी इसमें भी यहां पर हाई हो जाएगी, अधिक, ठीक है। ध्यान रखना यहां पर अधिकतम है जिसको हम मैक्सिमम कह रहे हैं, यहां पर हाई है, अधिक है। जो ड्यूरेशन है जिसको हम वॉल्यूम के रूप में जान रहे हैं वो यहां हो जाएगा 2 मिनट से 11 मिनट, ठीक है, 2 से 11 मिनट। और जब हम बात करें एक्टिविटीज की, मूवमेंट की, तो यहां पर फास्ट होंगी, तीव्र हो रही है, और कंटिन्यूअस लगातार भी हो रही हैं, लेकिन विस्फोटक प्रकार की नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा क्या आ गया, हम मीडियम टाइम पे आ गया। भैया विस्फोटक प्रकार की कर लोगे तो थकान इतनी हावी रहेगी कि आप मीडियम टाइम तक कैसे अपने शरीर को लेकर के जाओगे, नहीं होगा संभव, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा जो ये ध्यान रखना कि चीजों को कई बार हम अगर समझ करके भी एग्जाम में प्रश्न हल करें तो आराम से हमको कई चीजें पकड़ में आ जाती है। यहीं पर अगर हम लॉन्ग टाइम में जाएं तो लॉन्ग टाइम गतिविधियों में जो इंटेंसिटी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम लंबे समय में जा रहे हैं तो लॉन्ग टाइम में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मध्य से अधिक, मध्य भी हो सकती है और मध्य से अधिक भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अधिकतम नहीं है। हम अगर हम अपने शरीर को अधिकतम तीव्रता में नहीं डाल सकते क्योंकि हमको लंबे समय तक काम करना है। वॉल्यूम की बात करें तो 11 मिनट से भी अधिक। अब ये 11 मिनट से अधिक कितना, तो इसकी अभी बात नहीं है क्योंकि कई इवेंट जो है वो कई मिनटों या घंटों तक भी चल सकते हैं, ठीक है। इसलिए 11 मिनट से अधिक की यहां पर बात की गई है। और जब हम उसमें मूवमेंट्स की बात करते हैं, किस प्रकार के मूवमेंट्स को हम यहां पर शामिल करें, तो मध्यम प्रकार से लेकर तीव्र गतिविधियां, इनको हम यहां पर शामिल कर सकते हैं। अब यदि हम मोटे मोटे तौर पर हम बात करें, अगर दौड़ को केवल दौड़ को ही इस एग्जाम्पल में रखें तो किस प्रकार के उदाहरण हम यहां पर देख सकते हैं उसको देखिएगा। यदि हम बात कर रहे हैं स्पीड एंड्योरेंस की,
तो भैया स्पीड एंड्योरेंस में जो साइक्लिक स्पोर्ट्स होते हैं, कौन से? साइक्लिक स्पोर्ट्स, वो यहां पर रखे जा सकते हैं। जब हम शॉर्ट टाइम में बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टाइम में हम मेनली इसमें क्या कहते हैं कि जैसे 400 मीटर की दौड़ हो गई, 400 से 800 मीटर की जो दौड़ है वो यहां पर हम शामिल कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। जब हम बात करते हैं किस में, मीडियम टाइम में, तो मीडियम टाइम में हम बात कर सकते हैं 800 से अधिक या 1500, 3000 मीटर की हम यहां बात कर रहे हैं। और जब हम लॉन्ग टाइम में बात करें तो फिर हम बात कर रहे हैं 5000 मीटर से लेकर के 10,000 मीटर, मतलब कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दौड़। तो एक मोटे तौर पर दौड़ का ही एग्जांपल यहां पर हमने लिया। समय के आधार पर अगर आप देखोगे तो ये गेम स्पेसिफिक अलग अलग हो सकते हैं। तो ध्यान रखना कि एंड्योरेंस किसे कहते हैं। छोटे तौर पर वापस बता देता हूं कि शरीर में थकान के बावजूद शरीर अपने काम को बरकरार रख रहा है, तो इसे ही हम सहनशीलता या सहन शक्ति या एंड्योरेंस कह रहे हैं। बेसिकली वो थकान के प्रतिरोध में भी अपने आप को ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम बना पा रहा है। ठीक है, और एंड्योरेंस के जो प्रकार है वो हमने देख लिया है कि वो नेचर के आधार पर भी देखे जा सकते हैं और वो जो ड्यूरेशन है उसके आधार पर भी देखे जा सकते हैं। आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि एंड्योरेंस किस प्रकार से प्रभावित होता है और एंड्योरेंस को और बेहतर बनाने के लिए हम कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं।